Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 15th and 16th of September 2022। तो 15-16 सितंबर का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम आज के सवालों के साथ। दो ही सवाल हैं आज, लेकिन इनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है कि स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओशियनिक ट्रेंचेस जो होती हैं वो बनती हैं ड्यू टू कोलिजन ऑफ ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन, स्टेटमेंट वन। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है डीपेस्ट ओशियन डेप्थ इज मेजर्ड एट मैरियाना ट्रेंच लोकेटेड ईस्ट ऑफ द जापान कोस्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आई होप आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करेंगे। देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगर ये आपकी सी टाइप की बाउंड्री है, ये आपकी ओ टाइप की बाउंड्री है, तो ओ टाइप की बाउंड्री सबडक्ट होगी। जैसे ही सबडक्ट होगी यहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये दिस इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ फिलीपींस कोस्ट। याद रखिएगा, ईस्ट ऑफ फिलीपींस कोस्ट में मैरियाना ट्रेंच लाई करती है, ना कि जापान कोस्ट में, ठीक है ना। दूसरा सवाल है इनमें से कौन से ब्लॉक माउंटेन्स हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है कैस्केड रेंज इन यूएसए, कैस्केड रेंज इन यूएसए। सेकंड है वोस्जीज माउंटेन्स इन फ्रांस। थर्ड है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो आपको बताना है कि इसमें ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शंस 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 2 3, है ना। तो याद रखिएगा कि जो वोस्जीज माउंटेन्स हैं फ्रांस के, इसके अलावा राइन वैली हो गई आपकी, इसके अलावा ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो गई, ये भी आपका ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल। अब देखो आप सोच रहे होंगे रिफ्ट वैली है तो ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल कैसे है। लेट मी टेल यू। तो क्या होता है, जब भी सपोज करो ये आपका पहले एक पार्ट रहा होगा माउंटेन का, ठीक है ना। अब मान लो इसमें इस तरीके से एक क्रैक आ गया, तो कैसे टूटेगा ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से ये टूटेगा, मतलब एक पार्ट ऊपर जाता है हमेशा और एक पार्ट नीचे आता है, ठीक है ना। वन पार्ट गोज अप, वन पार्ट गोज डाउन। जैसे ही इसमें डिफेक्शन हुआ, जैसे ही इसमें ब्रोकेज आई, तो ये जो ऊपर जो पार्ट जाता है उसे कहते हैं होस्ट, दैट पार्ट इज नोन एज होस्ट। एंड जो नीचे पार्ट रहता है उसको बोलते हैं ग्रैबन, द होस्ट एंड ग्रैबन कॉम्बिनेशन। तो ये अगर माउंटेन के रूप में काम कर रहा है तो ये फिर वैली के रूप में भी तो काम करेगा। तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ दिस ओनली, देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड लर्न समथिंग न्यू। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। सबसे पहली न्यूज़ है गोवा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मर्जेस विद बीजेपी। तो गोवा कांग्रेस के जो एमएलएज थे उन्होंने ठेंगा दिखा दिया है कांग्रेस को और कहा है कि नाउ वी आर विद बीजेपी। और ये एक बहुत बड़ा मास डिफेक्शन है, एक तरीके से मास डिफेक्शन आप बोल सकते हैं फॉर द गोवा कांग्रेस, है ना। गोवा कांग्रेस के हिसाब से तो बहुत बड़ा मास डिफेक्शन है ये, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं अपन, इसको डिटेल में समझते हैं। देखो क्या होता था, प्रोसेस क्या होती थी डिफेक्शन में, आप सबको पता है। पहले 1/3 का मर्जर होता था, मतलब कि अगर 1/3 मेंबर्स एक पार्टी से हट करके दूसरे पार्टी में आ गए तो उसको मर्जर माना जाता था और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था, है ना, पार्टी के उसमें। लेकिन अभी क्या हो गया है, 91st अमेंडमेंट के बाद, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 2003 में, और उसके बाद ये कह दिया गया था कि अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है तो फिर आपको कम से कम 2/3 मेंबर से, मर्जर तब माना जाएगा जब 2/3 मेंबर्स कम से कम आपके मतलब एक साथ यहाँ से पार्टी छोड़ेंगे। और ये जो केस है कांग्रेस का, ये 2/3 मेंबर से ज़्यादा लोग एक साथ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल विल नॉट हैपन इन दिस केस, क्योंकि 11 में से 8 मेंबर जो हैं वो एक साथ डिफेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम 11 में 2/3 निकालते हैं तो 2/3 बाई 11 हो जाएगा। मतलब चलो तो कितना हो जाएगा, मतलब 12 मान लेते हैं, चलो तो 4 और 8, है ना। तो अगर 12 होते तो भी 8 की जरूरत पड़ती, तो 11 में तो मतलब ज़्यादा ही है, तो मोर देन 2/3 हो गया ऑलरेडी, है ना। तो कुल मिलाकर के हमको समझ में आ गया कि इस बार जो डिस्क्वालिफिकेशन लगता है वो लागू नहीं होगा। और एक चीज़ आप लोग के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने बताया वो ज़रूर याद रखिएगा कि ये पहले 1/3 था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो कि 2003 में आया था, मर्जर के लिए जो कंडीशन थी वो 2/3 मेंबर्स की थी, है ना। तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट के बाद हुआ था, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और ये क्यों किया गया, ऑब्वियसली पहले 1/3 का बहुत मिसयूज़ होता था, कोई भी 1/3 कर लेता था। मतलब जैसे सपोज करो अगर 12 मेंबर होते तो 1/3 के लिए कितने चाहिए थे,
केवल 4 चाहिए थे, तो 4 तो ईजिली डिफेक्ट कर जाते, बट अभी 8 चाहिए थे, तो इस बार थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ सेंध लगा दी पूरे कांग्रेस में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी जो न्यूज़ है वो है फ्रंट पेज की, तमिलनाडु लॉन्चेस द ब्रेकफास्ट स्कीम। तो अब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो हैं के स्टालिन, उन्होंने स्टार्ट की है, एक रोल आउट की नई स्कीम फॉर क्लासेस 1 to 5 स्टूडेंट। तो क्लास जो 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे हैं, क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स विल गेट ब्रेकफास्ट इन द स्कूल्स, है ना, ब्रेकफास्ट इन द स्कूल्स। क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने ये देखा कि जो सुबह की स्कूलें थी वहाँ पे बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं आ रहे थे, एंड ये छोटे बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी मतलब उनको भूख भी लगती है, दे कैंट से एनीथिंग, एंड इसके बाद उनका जो पूरा स्टडी करिकुलम है वो अफेक्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि हर स्कूल जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड विद 1 to 5, क्लास 1 to 5 विल बी प्रोवाइडेड विद द ब्रेकफास्ट, है ना। दिस स्कीम हैज़ बीन रोल्ड आउट फॉर द ब्रेकफास्ट, एंड उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ फ्री बी, रादर इट इज़ द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा कि ये फ्री भी नहीं है, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच वी आर फुलफिलिंग। तो इसका नाम है चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा, अगर नहीं पूछे तो केस स्टडी के रूप में आप लिख दीजिएगा, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ देखते हैं, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन इन अदर स्टेट्स लाइकली। अभी देखो हुआ क्या कि दिल्ली ने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए दिल्ली के अंतर्गत, तो क्या होता है कि जब आप किसी एक एरिया से फॉरेस्ट को क्लियर करते हो तो देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। आप सबको पता होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 1980 का, ये देखो लिखा भी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, जिसके अंतर्गत कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की वो लिखी गई कि जैसे ही मतलब जितना एरिया आपने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का किया उतना ही सेम एरिया आपको दूसरे जगह पे एफॉरेस्टेशन वाला कि दोबारा से पेड़ लगाने पड़ेंगे, एंड दैट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ द यूजर एजेंसी। जो यूजर एजेंसी है उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि इसमें दो चीज़ें होती हैं कि पेड़ के बदले पेड़ होते हैं और लैंड के बदले लैंड होता है। तो इफ़ यू आर टेकिंग द लैंड यू हैव टू यूज़ द सेम लैंड, एंड इफ़ यू आर टेकिंग द ट्रीज यू हैव टू प्लांट द सेम नंबर ऑफ ट्रीज। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो अब दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत ये आ रही है कि दिल्ली में उतना लैंड था नहीं अवेलेबल, दिल्ली में लैंड की अवेलेबिलिटी है नहीं। तो दिल्ली जब लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो एक पैराग्राफ जो 2.3 है, पैराग्राफ 2.3 आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, उसका जो 5 सबसेक्शन है वो कहता है कि अगर आपके स्टेट में लैंड अवेलेबल नहीं है तो आप सेम अमाउंट ऑफ लैंड दूसरे स्टेट में जा करके यूज़ कर सकते हैं, नेबरिंग स्टेट में प्रेफरेबली, वहाँ पे जा करके आप कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से अब जो ये प्रोविजन है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का किया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रोविजन है 2.3 के 1 में लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ लैंड नहीं है अवेलेबल, तो अगर आप डिग्रेडेड लैंड यूज़ कर रहे हैं, सपोज करो यू कैन ऑल्सो यूज़ द डिग्रेडेड लैंड, बट जब आप डिग्रेडेड लैंड यूज़ करोगे तो डिग्रेडेड लैंड की जो क्वांटिटी रहेगी दैट विल बी ट्वाइस देन दैट ऑफ द ओरिजिनल लैंड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डिग्रेडेड लैंड के केस में जो क्वांटिटी हो जाती है वो ट्वाइस हो जाती है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के केस में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है इन दिस पेज, आई थिंक यस इन दिस पेज इट विल कम। यहाँ पे एक न्यूज़ है, तो ये देखिए आपको 10वें पेज में एक न्यूज़ दिखेगी, रिस्टोर्ड कुतुब शाही टूम्स विल मेक केस फॉर हेरिटेज सिटी। तो यहाँ पर एक हैदराबाद को हेरिटेज सिटी बनाने के लिए कहा गया है कि जो ये कुतुब शाही कॉम्प्लेक्स है इसको दोबारा से हमको एक रिस्टोर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको कुतुब शाही से पहले भी बाहमन शाही के बारे में बता दूँ। देखो बाहमनी किंगडम था, एक्चुअली बाहमनी किंगडम था जो कि हसन गंगू बाहमनी ने फाउंड किया था। तो फाउंडर ऑफ द बाहमनी किंगडम वॉज हसन गंगू, राइट डाउन दिस नेम, हसन गंगू। ही वॉज टर्किश ऑफिसर ऑफ देवगिरी दौलताबाद, टर्किश ऑफिसर था वहाँ का। 1347 में ही इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट बाहमनी किंगडम, याद रखिएगा। और ये बहुत बड़ा बाहमनी किंगडम था, कैपिटल इसकी गुलबर्गा रखी गई थी। इसके बाद इसकी हायरार्की में कुछ रूलर्स आते रहे और मोहम्मद शाह थर्ड के टाइम में, मोहम्मद शाह थर्ड 1482 में जब उसकी डेथ होती है मोहम्मद शाह थर्ड की, तो उसके बाद बाहमनी किंगडम जो है वो वीक हो जाता है और 5 किंगडम्स में ब्रेक हो जाता है। 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा और बिदार। कौन कौन से? बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा एंड बिदार। और एक कुछ
कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ पे सुल्तान थे दे फॉलोड द फ्यूडल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्यूडल सिस्टम था। तरफ नाम के जो किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज तरफ, याद रखिएगा तरफ में किंगडम डिवाइडेड था। और तरफदार या आमिर जो रहता था ही वॉज द कंट्रोलर ऑफ द तरफ का कंट्रोलर तरफदार कहलाता था या आमिर कहलाता था, ठीक है ना। खालिसा लैंड था विच वॉज यूज टू रन द एक्सपेंसेस ऑफ द किंग एंड द रॉयल हाउस होल्ड, खालिसा लैंड बोलते थे। और जो सैलरी थी वो कैश या फिर लैंड ग्रांट के रूप में दी जाती थी, जिसको जागीर बोलते थे, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ याद रख सकते हैं। कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ मैं आपको। गोल गुम्बज बीजापुर में है, आपको पता होगा गोल गुम्बज बीजापुर में है। गोल गुम्बज में ही विस्परिंग गैलरी है। विस्परिंग गैलरी मतलब कि वहाँ पर अगर आप विस्पर करोगे बहुत छोटा सा तो इको होके कि वो दूसरे कॉर्नर में भी सुनाई देता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कौन कौन से 5 पार्ट्स थे। 5 पार्ट में पहला था निज़ाम शाही जो कि अहमदनगर में आया, इमाद शाही जो कि बरार में आया, बरार में इमाद शाही आया। थर्ड इंपॉर्टेंट है कुतुब शाही जो कि गोलकोंडा में आया। इसको स्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह फाउंडेड द कुतुब शाही डायनेस्टी एंड ही मेड गोलकोंडा हिज कैपिटल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा गोलकोंडा फोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहीं पर है। एंड अनदर कुतुब शाही रूलर मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द रूलर्स एंड इसने फाउंड की थी सिटी ऑफ हैदराबाद एंड बिल्ट द चार मीनार ऑन इट, है ना। तो ये याद रखिएगा। देन इसके बाद बरीद शाही जो थी वो बिदार में आई थी, बरीद शाही ऑफ बिदार। एंड लास्ट था आदिल शाही जो कि बीजापुर में आई थी और बीजापुर का किंगडम बनाया था यूसुफ आदिल शाह ने। गोल गुम्बज आपको पता होगा विच इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डोम वॉज बिल्ट बाय आदिल शाही रूलर मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था आपका गोल गुम्बज विच इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डोम। तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताई। आई होप आप इसको याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड एन एसेंशियल पिट स्टॉप। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल में बात कही गई है वो कही गई है कि भैया जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, उनमें आप बिल्स को रेफ़र करें, ठीक है ना। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि अगर हम 2004 से 9 फिर 9 से 14, 14 से 19 में अगर हम देखें तो 2004 से 9 के बीच में 60% बिल्स थे जो कि रेफ़र किए गए थे। 60% बिल्स रेफ़र किए गए थे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को। 2009 से 14 में 71% बिल्स रेफ़र किए गए थे। और लेकिन 2014 के बाद से, जब से पार्टी चेंज हुई है, पावर में आई है, 2014 के बाद से केवल 27% बिल्स हैं जो कि रेफ़र किए गए हैं। तो ये ड्रास्टिक चेंज दिखाता है कि अब जो है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ में बिल्स रेफ़र नहीं किए जा रहे हैं। क्यों नहीं किए जा रहे हैं? उनको लगता है कि टाइम का वेस्टेज है। बट ऑथर का कहना है कि नहीं, टाइम का वेस्टेज नहीं है, ये कमिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सेकंड ओपिनियन थॉट प्रोसेस जो लगता है वो थॉट प्रोसेस कई बार हेस्टी बिल्स को पास होने से रोक सकता है। फॉर एग्जांपल ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है फार्म लॉस का। 3 फार्म लॉस पास कर दिए गए बिना रेफ़र किए, आधे घंटे के अंदर पास कर दिए गए बिना किसी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र किए हुए। और इसके बाद हुआ क्या, उसको वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक तो आपके जो पार्लियामेंट की वर्किंग है वो वर्किंग इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेस देन 50% वर्किंग है। उसके बाद आप इस तरीके से बड़े बड़े बिल पास कर देते हैं, उसके बाद आप उसको ये भी नहीं देखते कि वो सही तरीके से डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड फाइनली वो बिल वापस लेना पड़ता है। ऑथर ने बताया कि 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर रहते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड याद रखिएगा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जॉइंटली, ठीक है ना। इसको इस्टेब्लिश करते हैं एंड इनका मैंडेट रहता है इन कमिटीज़ का कि जो अलग अलग लेजिस्लेशंस हैं उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स, बजट प्रपोजल्स, इन सबको देखें, समझें और उसके बाद उसमें अगर कोई रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो आपकी कमिटीज़ रहती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको बताया हेस्टी डिसीजंस को रोकती हैं, फार्म बिल्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट जो है वो सोचती है कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो, फाइनल डिसीजन जल्दी हो तो लिया जाए। तो देखो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि भैया इनको कोई डर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेजॉरिटी से डिसीजन होते हैं, मेजॉरिटी ज़्यादातर रूलिंग पार्टी या गवर्निंग पार्टी की ही रहती है, तो फिर उनको डर किस बात का रहता है। उनको तो रेफ़र करना चाहिए। अगर थॉट प्रोसेस आ रही है, कोई नया विचार मिल रहा है किसी बिल में, तो वो तो अच्छी बात है, वो तो मिलना ही चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। अब सबसे पहले ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए कि क्या करना चाहिए अगर आपको कोई भी
प्रोसीजर अडॉप्ट करना है तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, किस तरीके से बिल को रेफर किया जाए। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा उसके पास पावर होना चाहिए कि वो बिल को रेफर करे DRSC को, मतलब डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफर करने का पावर स्पीकर के पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, ये देखो ना इंपॉर्टेंट है समझना, जब तक ज़रूरी ना हो हर बिल को ही रेफर करो, है ना। उन्होंने कहा कि अगर एक्सेप्शनल कुछ बिल आपको नहीं रेफर करने हैं तो फिर उसके लिए स्पीकर अलग से बताएगा, ठीक है ना। मतलब कि कुल मिला के रूल होना चाहिए रेफरिंग एंड एक्सेप्शन होना चाहिए नॉट रेफरिंग। अभी क्या हो गया है, रूल हो गया है नॉट रेफरिंग, एक्सेप्शन हो गया है रेफरिंग, लेकिन होना क्या चाहिए, रूल होना चाहिए रेफरिंग, एक्सेप्शन होना चाहिए नॉट रेफरिंग, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही है कि सेकंड सजेशन जो दिया है वो ये है कि ऑल द डिस्कशंस इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी शुड बी फ्रैंक एंड फ्री, तो ये फ्रैंक एंड फ्री डिस्कशन होना चाहिए। दूसरी, इसमें अगर फ्री करना है तो कैसे कर सकते हो कि जो पार्टी का विप है दैट वुड नॉट अप्लाई टू दीज डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। अगर आपने ये कर दिया ना कि जो पार्टी का विप है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, तब ये अच्छे से डिस्कशन हो पाएंगे। थर्ड, उन्होंने कहा है द कमिटी कैन बी गिवन अ फिक्स्ड टाइम लाइन टू कम अप विद द रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट। याद रखिएगा, इसमें कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज को आप टाइमलाइन दे सकते हो कितने के अंदर आपको रिकमेंडेशन देना है और आपको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है जो कि आप स्पीकर के सामने रखेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा द कमिटी मोस्टली अबाइड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर चेयरमैन, बट टू डील विद जस्ट पॉलिटिकल एक्सीजेंसी इट कैन बी प्रोवाइडेड दैट in case of committee fails to give its recommendation within the timeline, the bill may be put up before the house concerned directly। तो अगर बिल के रिकमेंडेशन नहीं ला पाती है कमेटी तो फिर वो बिल एज इट इज पोस्ट हो जाएगा, आगे आ जाएगा। फोर्थ, उन्होंने कहा कि टू इंश्योर क्वालिटी वर्क द कमिटीज एक्सपर्ट्स इन द फील्ड में बी इन्वाइटेड, तो उन्होंने कहा क्वालिटी के लिए आप एक्सपर्ट्स को इन्वाइट कर सकते हो, इन डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज में एक्सपर्ट्स को इन्वाइट कर सकते हो जो कि अपना नेसेसरी इनपुट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और बिल को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करेंगे। फिफ्थ, इन्होंने कहा कि स्पीकर चेयरमैन शुड हैव द राइट टू फिक्स अ टाइम लिमिट, समटाइम्स इवन स्ट्रिंजेंट, इफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे आस्क्स फॉर इट एंड द डिमांड इज फाउंड टू बी रीजनेबल। तो उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट डिमांड करती कि भाई बहुत जल्दी हमको ये बिल पास करना है तो स्पीकर अगर चाहे तो एक फिक्स्ड टाइमलाइन दे ही सकता है। ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, हो सकता है आपको 2 दिन का समय या 3 दिन का समय भी दिया जा सकता है, स्ट्रिंजेंट टाइमलाइंस, ठीक है ना। तो ये प्रोविज़न कर दो तो जल्दी और देर वाली समस्या भी नहीं रहेगी। सिक्स्थ, उन्होंने कहा है कि बिटवीन 2 सेशंस देयर इज जनरली इनफ टाइम टू ऑर्गेनाइज कमिटी मीटिंग्स फॉर डिस्कशंस ऑन बिल्स इन द पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है ना। समटाइम्स द गवर्नमेंट एंड द कमिटी चेयरमैन आर लैक्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो देखो, जब 2 सेशन के बीच का टाइम होता है ना तो बहुत समय मिल जाता है, ऐसे में अगर आप चाहें तो ज़रूर डिस्कशंस कर सकते हैं, बिल्स पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स टू कीप एन आई ऑन दिस, एंड उसको देखना चाहिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कि जो ये वर्क है, जो इंटर सेशनल पीरियड है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इसके अलावा ऑथर ने लास्ट पॉइंट ये कहा है, व्हेन इट कम्स टू द बजट प्रपोजल्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज द कमिटी शुड नॉट लिमिट देमसेल्व्स टू डिस्कसिंग जस्ट द बजट प्रपोजल्स एंड एंडोर्सिंग देम विद फ्यू क्वालिफिकेशंस, बट दे शुड थॉरली लुक फॉर द सजेशंस एंड थॉरली गिव रिकमेंडेशंस एंड थॉरली इनवाइट पीपल फॉर फ्रेंडली सजेशंस एंड मेजर्स, ठीक है ना। तो ये सारे सजेशंस जो हैं ऑथर ने दिए हैं एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। क्लाइमेट एक्शन दैट रन्स ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे बात की गई है ऑथर ने रिसेंटली जो इलेक्ट्रिक बसेस लाई गई हैं, तो इंडिया ने प्रोक्योर कर रहा है 5450 इलेक्ट्रिक बसेस एंड सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द एम्बिशन टू हैव 50,000 ई बसेस इन द कंट्री बाय 2030। तो ऑथर ने कहा कि अभी इंडिया प्रोक्योर कर रहा है 5450 इलेक्ट्रिक बसेस और उसका जो टारगेट है, एम्बिशन है 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस का 2030 तक, उसको पूरे करने के लिए एक अच्छा स्टेप है, ठीक है ना। अब अच्छी बात ये है, जो मेजर चीज़ है वो ये है कि इस बार जो ये बसेस ली गई हैं दैट हैज़ बीन ऑन द कोलैबोरेटिव बेसिस ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ठीक है ना। तो ये शेयर्ड एम है, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रीफाई करने का, तो ये एम पूरे इंडिया का है, ऐसा तो नहीं है किसी एक स्टेट का है या सिर्फ सेंटर का है, दिल्ली के लिए है, ऐसा तो नहीं है, इट इज़ द शेयर्ड एम। और इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, ये भी आपको पता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हाईली पॉल्यूटिंग है। तो न केवल इलेक्ट्रिक बसेस के आने से
पॉल्यूशन कम होगा बल्कि जो हमारा फ्यूल इंपोर्ट बिल है वो भी डिक्रीज़ होगा। ऑब्वियसली हमारा ऑयल का कंजम्पशन या जो ये क्रूड ऑयल हम ये सब ऑयल परचेज कर रहे हैं, ये हमारा बिल थोड़ा घटेगा, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी देयर। अब देयर आर करेंटली अराउंड 1,40,000 रजिस्टर्ड पब्लिक बसेज ऑन इंडियाज रोड्स। इंडिया की रोड्स में 1,40,000 रजिस्टर्ड पब्लिक बसेज हैं एंड इसमें ज़्यादातर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूम्स रिलीज़ करती हैं। एटलीस्ट 40,000 ऑफ दिस बसेज आर एट द एंड ऑफ देयर लाइफ स्पैन, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूटिंग हो चुकी होंगी। 40,000 से ज़्यादा बसेज तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही, तो उनको तुरंत रोड से हटा देना चाहिए। दे शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम द रोड्स एंड ऑल। तो यहाँ पे ऑथर ने जो बात कही है वो भाई कही है कि भैया हमको एक जो टेंडरिंग की प्रोसेस है वो हमको सेंट्रलाइज्ड टेंडर के रूप में कोलैबोरेटिव फॉर्म में, जैसे अभी ये 5,440 जो 5,450 जो बसेज ली गई हैं, दे हैव बीन अक्रॉस 5 मेजर सिटीज़। कलकत्ता अगर देखें तो वेस्ट बंगाल का है, दिल्ली देखें तो दिल्ली है, बेंगलुरु देखें तो कर्नाटका है, हैदराबाद देखें तो तेलंगाना है, फिर इसका सूरत देखें तो गुजरात है। तो ये देखो आप 5 स्टेट्स के हैं, है ना, विच आर वेरी डिफरेंट 5 स्टेट्स, है ना। तो ये 5,450 बसेस जो है इन 5 स्टेट्स के लिए हैं। और यहाँ पे जो ये किया गया है दैट वाज अ सक्सेसफुल सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू किया गया। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो कि नोडल एजेंसी है यूनियन गवर्नमेंट की, इट एक्टेड एज द प्रोग्राम मैनेजर इन दिस एफर्ट एट सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट इन कॉन्सर्ट एंड इसके बाद स्टेट लेड डिमांड जो थी और कस्टमाइजेशन के बेसिस में किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरीके का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और इस तरीके से ये स्टेट्स के साथ डिस्कस करके उनकी रिक्वायरमेंट्स लेकर के आप सेंट्रलाइज्ड टेंडरिंग और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इससे न केवल टाइम बचेगा बल्कि एक जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना है वो भी बढ़ेगी। ऑथर ने वही कहा है कि नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ऑथर ने एक स्कीम के बारे में बताया था जिसका नाम है फास्टर एडॉप्शन ऑफ फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम स्कीम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती है। तो फेम 1 और फेम 2 दोनों स्कीम्स चल चुकी हैं और इसके बेसिस में हम इंडिया में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का न केवल अडॉप्शन हो बल्कि उसका मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो, ठीक है ना। अभी रिसेंटली हमको ये भी पता है कि किस तरीके से फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है, तो हमारा जो क्रूड ऑयल का बिल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोलैबोरेशन के साथ, पेस के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ें। ये तीनों चीज़ें आपको इस बार 5,450 बसेस को लेने में हमको देखेगी कि न केवल कोलैबोरेशन था इन स्टेट्स का बल्कि सेंटर और स्टेट्स का भी था, पेस भी था, बहुत जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट की गई और ट्रांसपेरेंसी के साथ की गई। तो मेजर थिंग इज़ दैट ट्रांसपेरेंसी वॉज देयर, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बोली है। सेंट्रलाइज्ड जो टेंडरिंग प्रोसेस है ये एक इनोवेटिव मॉडल के रूप में हम कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक बसेस का जो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट और टेंडरिंग है, इट कैन बी अ इनोवेटिव मॉडल फॉर द कंट्री, है ना। ऐसा नहीं कि हर अलग स्टेट अलग अलग तरीके से करे, हम एक साथ सेंट्रलाइज तरीके से भी कर सकते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। अब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है हम देख लेते हैं। रिसेंटली रशिया ने होस्ट किया था 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो कि व्लादिवोस्तोक में उन्होंने किया था सितंबर 5 to September 8। और ये याद रखिएगा जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये बनाया क्यों गया है, ये बनाया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द रशियाज फार ईस्ट, जो RFE बोलते हैं, RFE रीजन। RFE रीजन कौन सा है, रशियाज फार ईस्ट रीजन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर रशियाज फार ईस्ट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015, 2015 में इसको बनाया गया था टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन रशियाज फार ईस्ट, रशिया के फार ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है ना, वहाँ पे। तो एज ऑफ 2022 नियरली 2729 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं दे आर बीइंग प्लान्ड इन दिस रीजन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मोस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स आर फंडेड बाय चाइना। तो चाइना जो है वो रशिया के फार ईस्ट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो भी चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ बढ़ाई जाए। तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड ट्रेड, नॉट जस्ट ट्रेड बट ऑल्सो कनेक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट इन रशिया। तो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन रशिया फॉर कनेक्टिविटी, फॉर एक्सपैंडिंग ट्रेड, फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, फॉर फार्मास्यूटिकल्स, फॉर मैरीटाइम कनेक्टिविटी, फॉर हेल्थ केयर टूरिज्म, फॉर डायमंड इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ों के लिए इंडिया जो है वो ज़रूर इनके साथ डील कर रहा है,
ठीक है ना। और अब ऑथर ने कहा है कि इंडिया को देखो बैलेंस करना पड़ रहा है दो चीज़ों के बीच में। कैसे? जैसे एक तो आपने IPEF देखा होगा, जो आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो भी है, और दूसरा आपका इकोनॉमिक यूरेशियन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो गया। तो ऐसे में दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये जो है ये US डोमिनेटेड है, ये आपका रशिया के द्वारा है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में आपको एक मतलब कंट्रास्ट तो है, लेकिन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड इंडिया नीड्स टू मेक श्योर दैट इट इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम, है ना केवल इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि आपके फार ईस्ट, रशिया फार ईस्ट में भी इनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सो दैट नो अपॉर्चुनिटी शुड बी मिस्ड बाय इंडिया। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। प्ली टू रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस। तो रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन गई है, जिसमें कहा गया कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी एज 62 से बढ़ा करके 65 कर दी जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी एज बढ़ा करके 65 से 67 कर दी जाए। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने ये प्ली भेजी है ना। तो दे हैव सेंड दिस एप्लीकेशन। तो बस अभी कुछ हुआ नहीं है, बट ठीक है, इसको समझ के रखो ना, कल कुछ होता है तो उसको देख लेंगे अपन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं। वियरिंग हिजाब इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे केस चल रहा है हिजाब का। आप सबको पता है कि आप जो कई लोग हैं डिमांड करते हैं कि भैया जो भी हमारे सिम्बल्स हैं हम ये को पहन सकते हैं। ये आर्टिकल 25 के अंदर है, फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन। उसमें हिजाब जो कंट्रोवर्सी है उसको कहा गया है कि जैसे किरपान जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस है किसी सिख रिलीजन की, उसी तरीके से हिजाब पहनना भी इस्लाम की एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। उनका कहना है, किसका? जो लोग प्रोपोनेंट है, लेकिन कोर्ट का मानना कुछ और है। कोर्ट अभी इसको चेक कर रही है, सब जुडाइस है मैटर। देखो कोर्ट क्या करती है, देयर इज अ टेस्ट ऑफ एसेंशियलिटी। टेस्ट ऑफ एसेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या वो एक्टिविटी एसेंशियल है आपके रिलीजन के लिए या नहीं है, एसेंशियल है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक केस मैं आपको बताता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, आनंद मार्गी केस। आनंद मार्गी केस है जिसमें उन्होंने शिव तांडव केस था, उन्होंने कहा था आनंद मार्गी सेक्ट के लिए शिव तांडव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका टेस्ट किया गया था और कहा गया था नहीं, शिव तांडव इज़ नॉट द एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ दिस आनंद मार्गी ट्रेडिशन, देयरफॉर इसके ऊपर थोड़ा उन्होंने कोर्ट ने रेगुलेशन किए थे। तो इस तरीके से एसेंशियल प्रैक्टिस देखी जाती है, टेस्ट ऑफ एसेंशियलिटी होता है। और यहाँ पे अब दलीलें दी जा रही हैं जिसमें कपिल सिब्बल का कहना है कि भैया ये बहुत एसेंशियल है और इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। हाई कोर्ट का ये मानना था, बीच में हाई कोर्ट पे मैटर जब था तो हाई कोर्ट का, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि नो इंडिविजुअल इज़ अबव द कम्युनिटी। मतलब जब आप कम्युनिटी और इंडिविजुअल की अगर बात आएगी तो यहाँ पे फिर कम्युनिटी आगे जाएगी ना कि इंडिविजुअल। जैसे कि एक सोसाइटी, एक स्कूल है, एक तरीके से कम्यून है, एक तरीके से कम्युनिटी है, वहाँ पर किसी इंडिविजुअल के राइट्स मैटर नहीं करते। फिर इस पर कपिल सिब्बल ने आर्गूमेंट दिया है कि क्या फिर मतलब कि क्वालिफाइड स्पेस जैसा टर्म जो आप यूज़ कर रहे हो कि स्कूल को आपने बोला कि क्वालिफाइड स्पेस है, तो मतलब कि प्राइवेसी और सबका कोई मतलब नहीं है क्वालिफाइड स्पेस में, हम ये मान लें या तो अभी ये दलीलें जेरा चल रही है, देखते हैं क्या फाइनल डिसीजन निकलता है। बट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। हंगरी इज़ नो लॉन्गर अ फुल डेमोक्रेसी, EU रेजोल्यूशन। तो EU ने रेजोल्यूशन निकाला है जिसमें कहा है कि हंगरी जो है एक फुल डेमोक्रेसी अब नहीं है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। हंगरी जो है वो थोड़ा सा व्लादिमीर पुतिन के फेवर में है। हंगरी जो है वो व्लादिमीर पुतिन के फेवर में है और इस कारण से यूरोप वाले अब नाटक कर रहे हैं, किसी तरीके से उसको बोलेंगे कि फुल डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए हम इसको मानेंगे नहीं। और क्योंकि कोई भी रेजोल्यूशन जो होता है यूरोपियन में, यूनियन में, वो तभी लिया जा सकता है जब उसमें सारे जैसे 27 मेंबर्स है ना, तो 27 के 27 मेंबर्स का कंसेंसस हो तभी कोई डिसीजन निकलेगा। अब हंगरी इनको पता है कि रशिया के अगेंस्ट करेगा नहीं, तो ये कुल मिलाकर के रशिया को निपटाने के चक्कर में इसलिए कह रहे हैं कि हंगरी जो है वो फुल ये नहीं है, वो नहीं है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब हम कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस पे आते हैं। 15 सितंबर के फ्रंट पेज की बहुत अच्छी एक, पहले तो एक हाथी बना हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक माइक प्रोग्राम होता है उसके बारे में बता दूं। माइक प्रोग्राम का मतलब होता है मॉनिटरिंग एंड किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है ना, मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम 2003 में लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा। मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम 2003 में लॉन्च हुआ था और ये जो है साइट्स के अंतर्गत आता है। साइट्स आपको पता है कि ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रोग्राम वो करता है, जो ट्रेड होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, उसको
उसको मॉनिटर करता है। तो माइक प्रोग्राम जो है उस साइट्स के अंतर्गत आता है। मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स कहा जाता है। 2003 में इसको लाया गया था एशिया अफ्रीका में मॉनिटर करने के लिए कि भैया किसी तरीके से एलिफेंट्स की जो किलिंग है उसको रोका जा सके, कम किया जा सके, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है पहली चीज़। दूसरा, BCCI ऑफिस बियरर्स कैन हैव 2 टर्म्स इन अ रो बिफोर कूल ऑफ। तो फाइनली डिसीजन ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो BCCI के चेयरमैन है उनको 2 टर्म दिया जाएगा कूल ऑफ पीरियड के पहले। कूल ऑफ पीरियड 3 साल का होगा और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद ये कूल ऑफ पीरियड लगेगा। अब एक और चीज़ इसमें समझ के रखना कि जो लोग स्टेट की बॉडी से आएंगे उनके लिए कूल ऑफ पीरियड लागू नहीं होगा। मान लो उन्होंने 2 टर्म कर लिया स्टेट की बॉडी में, ठीक है ना, स्टेट के BCCI की बॉडी में कर लिया 2 टर्म। नाउ दे आर मूविंग टू द सेंट्रल BCCI, मतलब ठीक है, समझ लो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में 2 टर्म कर लिया, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में 2 टर्म कर लिया, अब वो BCCI में आना चाहते हैं तो यहाँ पे कूल ऑफ पीरियड लागू नहीं होगा, ठीक है ना। ये समझ के रखना है। कूल ऑफ पीरियड होगा एक ही जगह के, एक मतलब 2 उसमें, जैसे 2 स्टेट के कर लिए अगर तो तीसरा स्टेट का नहीं कर सकते, 2 BCCI के कर लिए तो तीसरा BCCI के नहीं कर सकते, बट 2 स्टेट के कर लिए तो तीसरा BCCI का कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है कैबिनेट अप्रूव्स एडिशन ऑफ 4 ट्राइब्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। तो 4 नए ट्राइब्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में ऐड किए गए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी ये ट्राइब्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में ऐड किए गए हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो विच ऑफ द दीज ट्राइब्स आर देयर? द हट्टी ट्राइब इन ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। हट्टी ट्राइब याद रखिएगा, which is in the Transgiri area of Sirmaur district in Himachal Pradesh. Then Nari Koravan and कुरी विकरन, याद रखिएगा, नारी कोरावन एंड कुरी विकरन ट्राइब्स ये तमिलनाडु की ट्राइब्स हैं। नारी कोरावन एंड कुरी विकरन ट्राइब्स ऑफ तमिलनाडु। एंड देन बिंझिया ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। ये 4 ट्राइब्स के नाम तो याद करके रख लो, है ना। कौन कौन से ट्राइब्स हैं? हत्ती ट्राइब हिमाचल प्रदेश, देन नारी कोरावन एंड कुरी विकरन हिल ट्राइब्स ऑफ तमिलनाडु, बिंझिया ट्राइब आपका छत्तीसगढ़ का है। तो ये सारे आप याद करके रखो, ठीक है ना। इसके अलावा इनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, कुछ और कम्युनिटीज़ के नाम है, जैसे गोंड कम्युनिटी जो है विच इज़ रिसाइडिंग इन द 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर द ST लिस्ट, या कई जगहों पे ये SC लिस्ट में आती है। कई जगहों पे कुछ इसके सब कैटेगरीज है जो नहीं इंक्लूड किए थे। तो इसमें 5 सब कैटेगरीज आती हैं गोंड के अंदर, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी एंड राजगोंड। कौन कौन से? धूरिया, नायक, ओझा, पठारी एंड राजगोंड। दीज आर द सब ट्राइब्स अंडर द गोंड। इसके अलावा हट्टी ट्राइब जो है वो ST लिस्ट में था उत्तराखंड में, बट हिमाचल प्रदेश में नहीं था, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इट फर्स्ट अपीयर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 366 का सबसेक्शन 25, ठीक है ना। तो वहाँ पे डिफाइन किया गया है इसको 366 के अंतर्गत, आर्टिकल 366 के सबसेक्शन 25 के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन किया गया। सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ और पार्ट्स और ग्रुप्स विद इन द सब कमिटीज़ एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 342 के अंदर इनकी लिस्ट दी गई है, 342 के अंतर्गत लिस्ट दी गई है। और डिफाइन जब 366-25 में किया गया है तो रेफरेंस दे दिया गया है आर्टिकल 342 का, कि जो लोग 342 में मेंशन है वो ST कम्युनिटी के अंदर आएंगे। 342 आर्टिकल अगर हम पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं प्रेसिडेंट with respect to any state or UT and where it is in the state after consultation with the governor thereby public notification may specify tribal or tribal communities or parts or group within the tribal communities to be scheduled tribes, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है और स्टेट्स के केस में प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर के पास पावर है, दोनों मिल करके करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि वो डिफाइन करते हैं कि कौन रहेगा ST कम्युनिटी में कौन नहीं। तो आर्टिकल 342 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है, आर्टिकल 366 के अंतर्गत जो 25 है उसका सबसेक्शन है वो बताता है कि डिफाइन करता है। अगली न्यूज़ है यहाँ पे, सेट अप अ न्यू रेगुलेटर फॉर मेडिकल डिवाइसेस। अब एक पैनल है जो कि रिसेंटली जिसने ये देखा है कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको पता होगा कि अभी जो मेडिकल डिवाइसेस हैं और जो भी आपके मेडिसिन भी है, फार्मा भी है, उसको स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी रेगुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है वो है CDSCO, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो पैनल का ये कहना है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना है कि जो CDSCO है ये फार्मा को ज़्यादा ध्यान दे रहा है लेकिन मेडिकल डिवाइसेस को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फार्मा को ज़्यादा ध्यान दे पा रहा है लेकिन ये मेडिकल डिवाइसेस को नहीं दे पा रहा है। तो उसने रिकमेंड किया है दैट मोर सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी बनानी चाहिए, प्लस देयर शुड बी अ प्रॉपर रेगुलेटर, सेपरेट रेगुलेटर फॉर दैट, ठीक है ना। तो जो रेगुलेटर रहेगा वो इसका काम करेगा।
ठीक है ना। मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड एक बॉडी हमारे इंडिया में है अभी, जिसका नाम है नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल, है ना, याद रखिएगा। अभी इसकी पहली मीटिंग भी हुई थी, इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल बोलते हैं, नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल, ठीक है ना। तो इसको अपडेट किया गया था कि क्या क्या CDSCO ने काम किए हैं, तो आपको ये बता दूँ। और इसके अलावा याद रखिएगा, देयर इज अ डायर नीड फॉर डेवलपिंग अ रोबस्ट IT इनेबल्ड फीडबैक ड्रिवन पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस सिस्टम। मेडिकल डिवाइसेस के केस में कमेटी का ये भी कहना है कि देयर इज द नीड ऑफ IT इनेबल्ड फीडबैक ड्रिवन पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस सिस्टम होना चाहिए प्रॉपरली। इसके अलावा इन्होंने ये भी रिकमेंड किया दैट न्यू रेगुलेटर जो बनेगा उसका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए IASC, CSIR, DRDO और IITs के साथ, ताकि वो मेडिकल डिवाइसेस की सेफ्टी एंड एफिकेसी को टेस्ट किया जा सके। तो ये सारे सजेशन जो है वो दिए गए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.